विष कन्या का जहर। दोस्तों, ये कवर चित्र है। बल्लमगढ़ के राजा अव अवती सेन अपनी रानी मदासाला सलाह के साथ उद्यान में घूम रहे थे, तभी महाराज, जयपुर के राजा का दूत आया है, आपसे पत्र आपकी सेवा में भिजवाया है। और राजा अव अवती सेन ने वह पत्र पढ़ा। राजा अवती सेन, आज से 10 दिन पश्चात बसंत पंचमी को हमारे पुत्र महल सिंह की 20वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में हम एक भव्य समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय। राजा जैत सिंह, जैतपुर राज्य। महाराज ने पत्र में क्या लिखा है? महारानी जैतपुर का युवराज महल के बसंत पंचमी को 20वीं वर्षगांठ के राजा जैत सिंह ने वर्षगांठ समारोह में हमें आने का निमंत्रण पत्र भेजा। तो फिर आप इस दिन जैतपुर जाएंगे? महाराज, हमें उस दिन वहाँ जाना ही पड़ेगा। महारानी, राजा जैत सिंह का निमंत्रण भला कैसे ठुकरा सकते हैं हम? लेकिन महाराज, आपने तो वादा किया था कि आप बसंत पंचमी को आप हमें स्मरणीय बेलावन में भ्रमण हेतु ले जाएंगे। महारानी, बेलावन का भ्रमण फिर किसी दिन कर लेने। हम तुम ही बताओ, राजा जैत सिंह का निमंत्रण ठुकराना ठीक नहीं होगा। अगर वह बुरा मान गए तो? रानी मनसाला ने ठंडी सांस खींची। ठीक है महाराज, मैं आपके वहाँ जाने से न रोकूंगी। सेवक, तुम जयपुर से आए हो दूत को अतिथि गृह में ठहराओ, हम रात्रि को उससे मिलेंगे। जो आज्ञा महाराज। रात होने पर दूत राजा जयत सिंह से कहना कि हम युवराज की वर्षगांठ पर अवश्य आएंगे। अच्छा महाराज। और बसंत पंचमी की 2 दिन पहले जब राजा अतिसेन जैनपुर जाने के लिए तैयार हुए, ओह अपशकुन आँची। और महारानी मनसा ने तुरंत ही आगे बढ़कर महाराज का अभिवादन किया। महाराज, आप जयपुर न जाएं। दासी ने चीख कर आप पर अपशकुन कर दिया है। मेरी दासी की आंख बार बार फड़क रही है, लगता है कुछ अशुभ घटना घटने वाला है। महारानी, इन शुभ अशुभ के चक्कर में कहीं नहीं पड़ना, मुझे जयपुर जाने से न रोको। और राजा अशोक सेन अवती सेन ने आदेश से सारथी निरस्त आगे बढ़ा दिया। भगवान महाराज की जिद करके जैत जा रहे हैं, यदि वहाँ इन पर कोई विपत्ति आई तो इनकी रक्षा करना। पूरे 1.5 दिन के सफर के पश्चात राजा अवती सेन जयपुर पहुँचे और राजा महल के द्वार पर ही जय सिंह का स्वागत किया। राजा अवती सेन, मुझे खुशी है कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करके जयपुर पधारे। महाराज, आपके बुलावे पर हम न आते, यह भला कैसे हो सकता था? और राज के अतिथि गृह में राजा अवती सेन को ठहराया गया और कुछ देर बाद आराम करने के पश्चात राजा अवती सेन घूमने के उद्देश्य से अपने कक्ष से बाहर निकले। अरे राजा धौल सिंह, आप भी यहाँ आए हैं? क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते थे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आपने हम शुरू से एक शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए आगमन से गुरु भाई हुए और हमको यहाँ देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। क्षमा करना राजा अभिसेन, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। कहाँ गया धौल सिंह? आगे बढ़ गया और लपक कर धौल सिंह ने हमको मिलकर प्रसन्न नहीं हुए, तभी तो हम इस प्रकार उनसे पीछा छोड़ाकर चले गए। लेकिन क्यों? और फिर बसंत पंचमी के दिन महाराज, सब गाड़ियाँ पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है। आइए मेरे साथ राजमहल स्थल पर चलिए। चलो सेवक, हम तैयार हैं। और
समारोह स्थल पर पहुँचे। महाराज का आपका अतिथि ग्रहण कीजिए। अरे, राजा धवल सिंह भी यहाँ बैठे हैं। और राजा धवल सिंह, हमारी बगल में स्थान ग्रहण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा अवती सेन जैसे अपना स्थान ग्रहण किया, राजा धवल सिंह क्रोध में तमतमा कर अपने स्थान से उठ खड़े हुए। यह आप क्या कह रहे हैं राजन? आपकी बगल वाली सीट स्थान पर बैठने के लिए हमें कौन सा अपराध कर दिया है? अपराध की पूछते हो? अरे बल्लमगढ़ छोटे से राज्य का राजा हमारे बराबर में बैठे, हम जैसे बड़े का राजा का घोर अपमान है। ओह, तो यह बात है, तुम घमंड में चूर हो। और अतिशयन, हमसे इस प्रकार बहस न करके और जाओ, किसी दूसरे स्थान पर बैठ जाओ। इसी में तुम्हारी और हमारे राज्य की भलाई है। तो तुम हमें धमकी दे रहे हो? मैं किसी का सूरत में अपना स्थान नहीं बदलने वाला, कान खोलकर सुन लो। और उन दोनों का झगड़ा देख राजा चैत सिंह अपने स्थान से उठकर उनके पास पहुंचा। पास आए उन्हें देख राजा चैत सिंह, यह आपने कैसा गलत इंतजाम किया है? राजाओं को श्रेणी अनुसार समारोह स्थल पर बैठने का उचित चयन तो किया होता। राजा, आखिर हुआ क्या? हमें भी तो कुछ समझाइए। तो सुनो, आप राजा अतिसेन को बैठने का प्रबंध और स्थान पर करवा दीजिए। राजा धवल सिंह ने एक विशाल देश, अत्यंत शक्तिशाली राजा हैं। कूटनीति से काम करते हुए मुझे धवल सिंह के बात मान लेनी चाहिए। यह सोच राजन, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, यह स्थान छोड़कर आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ बैठिए, मुझे अनुहित कीजिए। राजन, लगता है आप राजा धवल सिंह की ताकत से डर गए हैं। आपके राज्य में घोर अपमान हुआ है। हम इस बात से जीवन भर नहीं भूलेंगे। इतने अपमानित होने के पश्चात हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। और अपमान की आग में कांपते हुए अतिसेन अपने स्थान से उठे और समारोह स्थल से चल दिए। राजन, रुकिए, इस प्रकार समारोह स्थल से जाकर कृपा रंग में भंग न डालिए। चैत सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि रंग में भंग मैंने नहीं, अपति किसी और ने डाला है। किंतु फिर भी तुम मुझे दोषी समझते हो तो तुम्हारी बुद्धिमानी को दाद देता हूँ मैं। और अतिसेन समारोह स्थल से सीधे अपने रथ की ओर पहुंच गया। सारथी, रथ चलाने के लिए तुरंत तैयार करो और हम बल्लमगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और बल्लमगढ़ में कुछ देर बाद रथ बल्लमगढ़ की ओर दौड़ा दिया और अतिसेन बल्लमगढ़ पहुंचे। अरे राजन, आप तो बहुत जल्दी जयपुर से लौट आए। क्या समारोह इतनी शीघ्र समाप्त हो गया? महारानी, इस समय हमारा चित्त ठीक नहीं है, इसलिए तुम हमसे कुछ न पूछो। महाराज, आप इस समय कोई परेशान लग रहे हैं। मैं आपकी चिंता का कारण जान सकती हूँ। महारानी, बस इतना ही जान लो कि जयपुर से रवाना होते ही यदि तुम्हारा कहा मान लेते तो न जाते तो शायद ठीक होता। क्या वहाँ कोई अप्रिय घटना घटी है? हाँ, कुछ ऐसा समझ लो, लेकिन तुम इस विषय में विस्तार से न बता पाऊंगा। राजा अतिसेन ने उसी समय प्रधानमंत्री मणिचंद को अपने कक्ष में बुलाया। महाराज दास, कैसे याद किया? हम अतिसेन प्रधानमंत्री चंद्रमणि और जयपुर राज्य में घटी घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। प्रधानमंत्री जी, राजा धवल सिंह की बड़ी सभा में हमारा अपमान किया। हम अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। हम जितनी हो सके
धौल सिंह पर हमला करना चाहते हैं। महाराज, धौल सिंह गढ़ राज्य पर हमला करके नहीं आपको कभी नहीं दूंगा, राय कभी नहीं दूंगा। राजा धौल सिंह के पास विशाल सुदृढ़ सेना है, उसके सेना से टक्कर लेना हमारी छोटी सेना के पक्ष में की बात नहीं है। वह युद्ध राष्ट्र परंपरा का कहीं मुख देखना पड़ेगा, पराजय का मुख देखना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस हालत में हम दम्मी सिंह धौल सिंह अपने मान का बदला लेना चाहते हैं। महाराज, राज धौल सिंह को नीचा दिखाने के लिए हमें युद्ध के अलावा और कोई रास्ता ढूंढना होगा, तो ढूंढिए उस रास्ते को। और प्रधानमंत्री चंद्रसेन ने सोच में पड़ गए और कुछ शहर सोचने के पश्चात, महाराज, मैंने एक समस्या का हल ढूंढ लिया है। वह हल क्या है प्रधानमंत्री जी? महाराज, हम विश्व कन्या मोहिनी का मोहरा बनाकर राजा धौल सिंह को मात देने होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं समझा नहीं, विश्व कन्या मोहिनी बोला राजा धौल सिंह को कैसे सबक सिखाएगी? महाराज, मैं विश्व कन्या को मोहिनी को सिखा पढ़ाकर धौल सिंह गढ़ भेजना होगा। वहां जाकर वह अपने रूप जाल द्वारा हमारी योजना को क्रियान्वित करेगी। प्रधानमंत्री धौल चंद्र सिंह ने विस्तारपूर्वक राजा को अपनी योजना समझाई और सारी बात जानने के पश्चात, प्रधानमंत्री की योजना तुमने बहुत अच्छी बनाई है, इसमें जल्दी लगेगी पर हींग लगेगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा आएगा। आप इसी समय विश्वकन्या मोहिनी को बुलाइए। और कुछ देर बाद विश्वकन्या मोहिनी राज अभिषेक में सामने खड़ी थी। मोहिनी, तुम्हें आज ही धौलगढ़ जाना है, वहां पहुंचकर मुझे क्या करना होगा? महाराज, मोहिनी, वहां जाकर तुम्हें एक नहीं अपितु 3 युवकों को एक एक करके रूपजाल में फंसाना होगा और तत्पश्चात अपने विषैले व्यक्तित्व का प्रभाव से यमलोक पहुंचाना होगा। उन 3 युवक के नाम क्या है महाराज, और किसके पुत्र हैं? यह तीनों धौल सिंह के राजा धौल सिंह के पुत्र हैं। उनके नाम प्रलभ, कुशाल और निश्चल है। ठीक है महाराज, मैं आज ही धौलपुर के लिए प्रस्थान करती हूँ। और फिर कुछ देर बाद ही विश्वकन्या मोहिनी रथ में सवार होकर धौलगढ़ की ओर दौड़ जा रहा था। उसका रथ धौलगढ़ राज्य के समीप पहुंचा। मुझे रथ पर छोड़ देकर पैदल धौलपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए, ताकि किसी को मुझ पर किसी प्रकार का शक न हो। और अगले पल सारथी से कहा, रथ को यहीं रोक दो। चित्ररथ ने तुरंत रथ को रोक दिया। चित्ररथ, मैं पैदल यहाँ से धौल जाऊंगी, तुम रथ को यहाँ से वापस ले जाओ, ठीक है? और चित्ररथ पर मैं 5वें दिन अर्धरात्रि के पश्चात इसी स्थान पर मिलने आया करूंगी और अपने कार्य की प्रगति के बारे में सूचना देकर तुम्हें धौलगढ़ वापस लौट कर जाऊंगी। अच्छा, मैं आज से 5वें दिन आप रात्रि को इसी स्थान पर आप तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और चित्ररथ की दृष्टि से ओझल हो गया। वह भी धौलगढ़ की ओर चल पड़ी। धौल पहुंचने पर सबसे पहले मुझे किसी सराय में ठहरकर आज की रात गुजारनी चाहिए और समय की से किसी तीनों राजकुमार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मोहिनी एक निर्जीव स्थान पर अपना रूप बदला और सराय की खोज में नगर के अंदर चल दी। कुछ देर बाद वह एक सराय में थी। आज की रात बिताने के लिए क्या मुझे सराय में थोड़ी सी जगह मिल सकती है बेटा? क्यों नहीं बूढ़ी माँ, लेकिन सराय में एक रात गुजारने के बदले
यात्रियों को एक स्वर्ण मुद्रा दे लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगी बेटा। तो आओ बूढ़ी माँ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। बेटा, कमरा बाद में देखूंगी, पहले पुलाव में थोड़ी सी हाथ सेक लूँ, बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है बूढ़ी माँ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। और बूढ़ी मोहनी बैठकर पुलाव में हाथ तापने लगी। सुना है इस राज्य में राजा तीन तीन जवान बेटे हैं। यहाँ का राजा बहुत ही खुशहाल होगा। खा खुशहाल होंगे। महाराज धवल सिंह माना कि किसी समय उसकी शक्तिशाली सेना किसी भी राज्य को टक्कर नहीं ले सकती। यह माना कि वह समय महाराज धवल सिंह की सुखियात की दाग चारों ओर फैली हुई है। पर महाराज थार स्थल सिंह के बाद राज्य में भगवान ही मालिक है। पता नहीं तब क्या होगा जब इस राज्य में अस्थिपथ आएगा। ऐसा तुम क्यों कह रही हो बेटिया? तुम चिंता न करो, महाराज धवल सिंह के बाद उसके बेटे सुचारू रूप से ढंग से बागडोर संभाल लेंगे। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है बूढ़ी माँ। क्यों बेटा? बूढ़ी माँ, महाराज धवल सिंह का बड़ा बेटा प्रलभ है। वह कुरूप है और आँख से अपंग है और अत्यंत धूर्त है और चालाकी के नए नए रंग बसी हुई है। वह राजपाट संभालने का बिल्कुल अयोग्य है। महाराज का दूसरा बेटा कुशाल पक्का मदिरा सेवी है। वह हर समय भोग विलास में डूबा रहता है। नृत्य गान आदि के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता। महाराज का तीसरा बेटा निश्चित ही बुद्धिमान और मेधावी है, सचित्र है, पर वह महाराज को राजपाट संभालने के सर्वस्व योग्य है। पर उसे महाराज राजपाट किसी सूरत में नहीं मिल सकता। वह क्यों बेटा? क्योंकि प्रलभ की कुशाल दोनों से निश्चित ही बड़े हैं और सबसे पहले प्रलभ राजसिंहासन का प्रलभ दावेदार है। इसमें के बाद कुशाल उन उत्तराधिकारी को पाने का अधिकार है। निश्चित रूप से दोनों ही इस पद के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। ऐसा होना संभव नहीं। यह तो तुम कठिन कह रहे हो, यह तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सबसे बड़े पुत्र को ही राजपाट सौंपा जाता है और युगों युगों से यही चली आ रही है। सराय के मालिक से अनजान में ही धवल सिंह के तीनों पुत्रों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मेरे हाथ लग गया। इस सुरागों के सारे मुझे अपनी योजना को कार्यरत करूंगी और मुझे यहाँ से उठकर जाने अपने कमरे में चलना चाहिए। और सराय का मालिक उसे कमरे में छोड़ाया। यह लो बेटा, रात के समय ठहरने का किराया। और सुबह होने पर बेटा, मैं कल रात तुम्हारे से मुझे धवल सिंह के तीनों बेटों के बारे में बताया था। मैं इतनी जो बात और बता दो, वे तीनों में कौन सा विवाहित है और कौन सा है विवाहित? यह तुमने खूब अच्छी पूछी माँ। भला उस कुरूप का प्रलव का विवाह अपनी बेटियों के साथ करने को कौन तैयार होता? सबसे छोटे कुशाल ने रंगीन के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। उससे अपनी बेटी कौन देगा? और निश्चल वह एक नेक युवक है, उसे संघर्ष ये अपनी बेटी देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन वह तीनों अपने दोनों बड़े भाई कुंवारे रहेंगे, तब तक वह अपना विवाह कैसे कर सकता है? बूढ़ी माँ, तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? बेटा, मैं बस यूं ही उनसे उसके तीसरे बेटे के बारे में पूछ बैठी हूँ। मोनी ने वृद्धा का रूप से सराय में छोड़ा और सराय से दूर आने पर उसने एकांत स्थान पर अपना रूप बदला और सड़क पर किनारे खड़ी हो गई और राजमहल की ओर आ रही थी।
राजकुमार पल्लव जी अभी महल के बाहर निकलेगा और सड़क से होकर गुजरेगा, तब मुझे खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और दोपहर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर उसकी इच्छा पूर्ण हुई। सराय के मालिक का कथनानुसार निश्चित ही है, राजकुमार पल्लव ऐसी विशेषियत है कि यह बड़ी आसानी से लाखों आदमियों के बीच में पहचाना जा सकता है। और पल्लव के साथ रथ के समीप गुजरा जा रुकिए राजकुमार। और राजकुमार पल्लव तुरंत ही रथ रोक दिया। तत्पश्चात मोहिनी को देखकर उसने रथ समीप आया। तुम कौन हो सुंदरी, तुम कौन हो और तुम यहाँ हमें आवाज़ देकर क्यों रोका? हम राजकुमार, हाँ राजकुमार, मुझसे यह अपराध हुआ है। कहो तुमसे क्या कहना चाहती हो? क्षमा करें राजकुमार, मैं आपके चरणों की दासी बननी चाहती हूँ। यानी राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या? हाँ युवराज, बेशक आप शरीर से व्यंग रूप से थोड़े असुंदर हैं, पर आपके मन में बहुत कोमल है, वह सुंदर है। इसलिए आपके प्रति रूप के वरना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो। वो यह तो बड़ी सुंदर है, अगर मेरे साथ हाथ लग गई तो मेरी शारीरिक सुंदरता के कारण जो आज तक मेरा विवाह नहीं हो सका, आज जब यह सुंदर युक्ति स्वयं मुझसे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख रही है, तो मुझे निस्संकोच प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोच मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगा सुंदरी। ओह, तो यह मेरी बड़े सौभाग्य है राजकुमार। आओ आओ सुंदरी, हमारे साथ रथ महल चलो और वहाँ जाकर हम अपने पिता महाराज से मिलाएंगे। नहीं राजकुमार, पहले आप मेरे माता पिता से मिलेंगे। कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता? वे राज्य की सीमा के समीप एक झोपड़ी में रहते हैं। उनसे मिलने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तुम शुभ कार्य में देरी किसकी? मेरे साथ रथ में बैठ जाओ और अपने माता पिता के लिए पास ले चलो। चलिए राजकुमार। और मोहिनी के रथ में बैठ गया और तब पल्लव ने आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक तो मेरी योजना निष्फल सफल हो गई। मुझे अपनी तकदीर पर स्वयं इच्छा हो रही है कि आज मैं एक सुंदरी ने मुझे जैसे कुरु के आगे पर्ण निवेदन किया और सिद्ध ही उसका रथ एक निर्जीव स्थान पर होकर गुजरा। राजकुमार, बड़ी सुंदर जगह है, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ बैठकर बातचीत करें? हाँ, विचार तो अच्छा है। पल्लव ने एक पेड़ के नीचे रथ रोक दिया। सुंदरी अपने समीप आकर जी कर रहा है कि तुम्हें बाहों भर कर चूम लूं। यह आपको रोका किसने है राजकुमार? आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और पल्लव ने लपक कर सुंदरी को बाहों में भर लिया और अगले ही पल, ओह, यह बन गया काम। मेरे शरीर में घातक विष है, इस प्रकार इसके शरीर में प्रवेश कर लिया, यह बचेगा नहीं। और क्षण भर में ही उसका शरीर नीला पड़ गया, वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। और मोहिनी ने घसीट कर उसके शव को रथ में चढ़ा दिया और तत्पश्चात रथ को धौलगढ़ के वापस मोड़कर घोड़ों को चाबुक से मारा। ये घोड़े रथ को धौलपुर ले जाएंगे। अगर मोहिनी का सोचा पूरा हुआ और धौलपुर में रथ, अरे यह क्या? राजकुमार पल्लव का क्या हो गया? राजकुमार को रथ में मृत पड़ी है और सैनिकों ने रथ को रोका। ओह, धौल को मृत पड़ी है। ओह, यह क्या हुआ? और पल्लव को शव महल में ले जाया गया। ओह, यह पल्लव को क्या हो गया? वो और धौल सिंह के पुत्र को अकस्मात मृत्यु से अस्पृत सा रह गए। जैसा भी था, आखिर पल्लव हमारा खून था। और मोहिनी ने 5वें दिन रात्रि को विचित्र
सिंह कह रही थी। विचित्र रथ। महाराज को अभिषेक के कहना मैंने परलोक को ठिकाने लगा दिया। अच्छा मोनी। और जब सूचना चित्ररथ को बल्लमगढ़ राजा के पास पहुंची तो वह अवश्य दी। धवन सिंह ने अपने एक पुत्र को मरते देख राजा बुरी तरह टूट कर रह गए। उसने अपने तीनों पुत्र मर जाएंगे तो उसका राज्य पर हमला कर देंगे। उस अवस्था में पुत्र बुरी तरह आवाघात मुकाबला करने योग्य नहीं रह जाएगा। पूरी तरह मोहिनी राजकुमार कुशाल से मिलने का अवसर खोज रहने लगी। एक दिन ये महल से किसका रस निकल रहा है? अरे ये तो इसके बारे में नहीं जानती बहन। ये तो दुराचारी राजकुमार कुशाल है। इसकी बुरी नज़रें से बचकर रहने में ही कुशलता है। और यह स्त्री ने सिर दी वापस मुड़कर वहाँ से चली गई। मुझे नाटक आरंभ मुझे अपना नाटक प्रारंभ करना चाहूँगा। और कुशल का रथ समीप से गुजरा और कुशल तत्काल ही रथ रोक दिया और रथ से उतरकर मोहिनी के समीप आया। तुम्हें कहीं चोट लग गई है? नहीं राजकुमार, थोड़ा सा घुटना छिल गया बस। क्षमा करना राजकुमार क्षमा करना कुमारी सुकुमारी, मेरे रथ के तुम्हें चोट आई है तो हड्डी कड़ कर सड़क पर जा गिरी हो। राजकुमार, मेरा नाम बेला है। मैं नर्तकी हूँ। सामने फूलों के गजरे की दुकान देखती हुई गजरे खरीदने के लोभ से स्वस्थ कारण न कर सकी। मैं सड़क पर गजरे की दुकान के पास पहुंचना चाहती थी। जल्दबाजी में आपके रथ से टकरा बैठी। ओह, तुम नर्तकी हो? जी राजकुमार। बेला, आज हमारे सामने नृत्य पेश करोगी तो यह हमारा आदेश है। लेकिन कहाँ राजकुमार? महल में। यदि महाराज धवल सिंह ने इस बात की सूचना मिल गई तो? नहीं, उन्हें इसे पता भी नहीं लगने देंगे। हम धवल सिंह गढ़ की सीमा पर हमारा एक महल है। उस महल में तुम्हें नृत्य का आनंद लेंगे। और कुशाल उसी समय मोहिनी को रथ में लेकर बेला, इस महल की गई हमारी कारगुजारियों की भनक पिताजी महाराज को नहीं लगती। यह वीरान और अकेले हमारा अधिराज है। और कुछ देर बाद मदिरा का जाम चढ़ा और फिर मोहिनी ने सामने नृत्य करने लगी और कुशाल नशे में पूरी तरह मदहोश हो गया था। और अगले ही पल कुशाल के शरीर नीला पड़ गया और कुशाल का राजा धवल सिंह के पास लाया गया। ओह कुशाल, हमें छोड़कर यह तुम क्या हो गया? हमारे एक एक पुत्र को इस प्रकार क्यों मर रहे हैं? वो और कुशाल की चिंता में राजकुमार निश्चल ने अग्नि दी। और घटनास्थल के 5वें दिन चित्ररथ महाराज से कहना, कुशाल की जीवन लीला समाप्त हो गई है। अब मेरा अगला शिकार निश्चल होगा। और वह सुना है वह अच्छे चरित्र वाला है। उसके जाल में किस तरह फंसाऊंगी? और अगले दिन वह दलगढ़ में घूम रही थी तो उसके राज परिवार का रथ मंदिर के बाहर खड़ा है। राज परिवार का कोई सदस्य दर्शन के लिए मंदिर आ गया है। और मोहिनी मंदिर में जाकर द्वार पर पहुंची। पुजारी जी, क्या मंदिर में राज परिवार का कोई सदस्य? हाँ बेटे, राजकुमार निश्चल अपनी बहुत धर्म प्रेमी हैं। वह प्रतिदिन पूजा करने आती हैं। और वह मोहिनी लपक कर मंदिर में पहुंची। वह राजकुमार निश्चित और भगवान की मूर्ति के साथ पहुंचकर वह अपना नाटक आरंभ कर दिया। हे भगवान, मेरे माता पिता को तूने छीन लिए। अब इस दुनिया में मुझे अनाथ को कौन सहारा देगा? काश मेरा कोई भाई होता। और वह भगवान की गिरणों में गिर गई। वो और लेकिन अगली पल, बहन रो मत, आज से तुम्हारा भाई बनूंगा।
और रोती हुई उनका झटके से सिर उठाकर देखा। सच मेरे भाई बनोगे? हाँ बहन, रक्षाबंधन तो नहीं है, पर बहन तुम अपने विश्वास को पूर्ण करने के लिए मेरी कलाई पर राखी मान सकती हो। यह सुन मोहिनी ने अपने आंचल को फाड़ा और निश्चल की कलाई पर बांध दिया। तत्पश्चात मेरे भाई की उम्र हजारों साल हो, मैं किसी की नज़र न लगे। और अगले ही पल और यह कार्य पूरा हो गया, अब हो चुका है, इसलिए बिना पल पल भी गवाए मंदिर से बाहर आ गई और मेरा कार्य पूरा हो चुका है। अब मुझे धौलगढ़ छोड़कर बलौगढ़ जाना चाहिए। और उधर, अरे राजकुमार तो यहाँ में पड़े हैं और निश्चित सब महल में ले जाएगा। ओह, यह हमारे कुल के अंतिम दीपक भी बुझ गया। बेटा तू भी हमें छोड़कर चला गया। और उठो राजकुमारी, राजकुमार का अंतिम संस्कार का प्रबंध करना है। नहीं महाराज, आप अपने लाल को आग के हवाले नहीं करूंगी। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? महाराज, मेरे तीनों पुत्र अकाल मौत मरे हैं। निश्चित अवश्य ही इसके बाद कोई रहस्य है। रहस्य हो भी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं महारानी? महाराज, एक बार आपने मुझे बताया था कि राजगुरु समृद्धि बहुत ही ज्ञानी है, भूत विषय वर्तमान तीनों काल युग के बारे में जान लेते हैं। आप राजकुमार निर्वस्त्र को सबको उसके पास ले जाइए और निश्चल मृत्यु के कारण प्रवेश पूछिए, और साथ ही यह पता निश्चल पूर्व दिलाने में कोई अवश्य बताएंगे। जलाने से पूर्व भी उपाय अवश्य बताएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो महारानी, इस बारे में उनसे हमने सोचा ही नहीं था। और धवल सिंह उसी समय निश्चल का शव अपने संदीप ऋषि के आश्रम में ले पहुंचा। धवल सिंह, क्या हुआ तुम्हारे पुत्र को? गुरुदेव, मेरी दुनिया लुट गई। आप बताइए, और मेरे बाकी पुत्रों का क्या हुआ? और सुनकर संदीप ने ध्यान में डूब गए और कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। ओह, तो यह बात है। उन्होंने धवल सिंह से कहा, बेटा धूल, तुम्हारे बाकी दोनों पुत्रों को तो वापस नहीं ला सकता, पर इसका जीवन दान दे सकता हूँ। क्या सच गुरु जी? हाँ, लेकिन तुम्हें अपने पुत्र का शव कुछ दिनों हमारे आश्रम में रुकवाना होगा। मैं रुक जाऊंगा गुरुदेव। तब गद्दी पर ऋषि ने निश्चित शव को एक लेप लगाया और लेप के कारण धौल सिंह के बेटे का शव कई माह तक खराब नहीं हुआ। तब सदीप ऋषि ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में एक शिष्य को देकर बोला, वत्स, यह पत्र बलौगढ़ के राजा अग्निसेन को दे आओ। जो आज्ञा। और उधर बलौगढ़ में, महाराज, मैं अपना कार्य कर आई हूँ। मुझे ऐसे ही उम्मीद थी मोहिनी। और अग्निसेन ने समय प्रधानमंत्री और चंद्रमणि को बुलाया। एक, प्रधानमंत्री जी, इस समय अभी के तीनों पुत्र मृत्यु के शोक में डूबा हुआ, उस पर हमला करने का उचित अवसर है। हम अपने ठीक कहते हो महाराज, और आज ही हम धौलपुर की ओर अपनी सेना के साथ कूच करेंगे सोच रहे हैं। ठीक है महाराज, सेनापति को अभी सूचना भिजवाते हैं। उसी समय महर्षि संदीपन का पत्र लेकर उसका शिष्य राजा अग्निसेन के पास पहुंचा। राजा अग्निसेन, तुम पत्र मिलते ही मुझसे मिलने मेरे आश्रम में चले आओ और मोहिनी नाम की इस कन्या को लाना। तुम्हारा गुरु महर्षि संदीप। और पत्र पढ़ वह सोच में पड़ गया। गुरुदेव ने मुझे आश्रम में क्यों बुलाया है? वह एक भी विष कन्या मोहिनी के साथ गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना तो होगा ही। धौलपुर की ओर कुछ करने के विचार आश्रम वापस लौटने के तक स्थगित करना पड़ेगा।
और अविसेन अविसेन जो उसी समय महर्षि संदीपन के आश्रम में पहुँचे। राजा धौल सिंह यहाँ और जब महर्षि संदीपन के पास पहुँचे, गुरुदेव मुझे कैसे याद किया आपने, आओ बैठो सबको बताता हूँ तुम्हें। और राजा धौल सिंह के मृत पुत्र निश्चित यहाँ महर्षि संदीपन का आदेश पर उसका एक शिष्य धौल सिंह की कुटिया में पश्चात। अविसेन, इस मृत युग को पहचानते हो? यह धौल सिंह का तीसरा अंतिम पुत्र निश्चित है। अविसेन, अपने जग से अपमान को तुम धौल सिंह का इतना क्रूर बदला लिया कि विषकन्या द्वारा उनके तीनों पुत्र को मरवा डाला। क्या मेरे पुत्रों को राजा अभिषेक ने मरवाया है? ओह हाँ धौल सिंह, लेकिन दोषी तुम भी हो। तुमने इस प्रकार भरी सभा में अभिषेक को अपमान नहीं करना चाहिए था। परंतु तुम्हारा क्या कसूर? तुम्हारा इस शक्ति अभिनय में मद में चूर थे। गुरुदेव, मैं मानता हूँ मुझसे उस समय गलती हो गई। गुरुदेव, आपका आदेश तो मानना होगा। विष का नाम मोहिनी से कहो, निश्चिल के शरीर में फैले विष को वापस अपने अंदर खींच ले। और अभिसेन के आदेश पर और जब मोहिनी ने निश्चिल का शरीर का सारा विषपान कर लिया तो वह निश्चित जीवित होकर बैठ गया। ओह निश्चिल, तुम ठीक हो गई? ओ हाँ पिताजी। अभिषेक, धौल सिंह और तुम दोनों मेरी एक ही गांठ बांध लो। ले जीवन में हर समय सूझबूझ से काम लेते हुए आगे कभी एक दूसरे का हित नहीं करना। मानो एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा तो मानव और पशु में क्या अंतर रह गया। गुरुदेव, हमें शर्मिंदा न करें। जैसा गुरु ने शिष्य होते हैं वैसे हमने गलत मार्ग चुना। अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अभिषेक, तुम्हारी ललिता नाम की विवाह योग्य पुत्री है। तुम उसका विवाह धौल सिंह के पुत्र निश्चिल के साथ कर दो। मैं भी संबंध को स्वीकार करता हूँ। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है गुरुदेव। और शुभ मुहूर्त में धूमधाम के साथ ललिता व निश्चिल का विवाह हो गया। इस संबंध में धौल सिंह के संबंधों की पक्की प्रमाणता आ गई। समाप्त दोस्तों।